उसके बाद पूरे विश्व पूरे भारत में एग्जाम्पल सेट कर दिया यूपी ने। फ्रांस तक के लोग बोल रहे हैं कि हमें बाबा का बुलडोजर मॉडल चाहिए। तो अगर ये कट्टरवाद है तो क्या दिक्कत है? कट्टरवाद में अगर हमें विकास मिल रहा है तो हम उस कट्टरवाद को बिल्कुल अच्छे तरीके से खुशहाल तरीके से स्वीकारते हैं। चाहे जिससे भी आप पूछ लोगे वो यही बोलेगा कि हमें योगी जी ही चाहिए एज अ प्रधानमंत्री। मैं 5 और हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। मैं 5, हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते जी तो संभलता नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी चाहिए 72। कि मोदी जी ने इतना ज़्यादा काम कर दिया ना कि ये चाह के भी मोदी जी का विरोध नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी और देशद्रोही तत्वों को जोड़ा। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी की देखो भारत जोड़ने की यात्रा। दिल्ली से केजरीवाल जुड़ गए, बंगाल से ममता बनर्जी जुड़ गई, यूपी से अखिलेश यादव जुड़ गए, बिहार से नीतीश और लालू जुड़ गए, उसके बाद अपने साउथ से केसीआर जुड़ गए, स्टालिन जुड़ गए। जब द्रौपदी मुर्मू आदिवासी को नरेंद्र मोदी जी ने एज अ राष्ट्रपति रिप्रेजेंट चुना, तो अगर ये इतना ही इनके लिए आदिवासियों का सम्मान था तो मत उतारते यशवंत सिन्हा को। क्यों उतार के उनके सामने खड़ा कर दिया, कर दी इंसल्ट। उसके बाद एविल फिलोसॉफी, मोदी की चमची, पता नहीं क्या क्या, पापी गुड़िया, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें द्रौपदी मुर्मू जी को बोल दी। उसके बाद राष्ट्रपत्नी भी बोला गया था। तो अब कहाँ चला गया था इनका आदिवासी का सम्मान? अगर इतना ही इनको दर्द होता है तो जब साक्षी और श्रद्धा का मर्डर होता है तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व जब तक जिंदा है ना तभी सब लोग शांति से सांस ले पा रहे हैं। अगर हिंदुत्व खत्म हो गया तो ये जो शांति दूत है ना वो हमें चारा बना के खा जाए। राहुल इन्होंने तो बोला था कि मैं पेरिस बना दूंगा। पेरिस नहीं बनाया, लेकिन इटली का वेनिस जरूर बना दिया इन्होंने। आप देखिए हर तरफ नदियाँ बह रही है, आराम से उसमें लोग नाव में बैठ के आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। टूरिज्म इससे ही बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इन्होंने, और झील बनाने की क्या बात करो, देखो सड़क पे 2-2 ट्रक घुस जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। और वो जहाँ तक रहे उनकी बात, तो 52-55 करोड़ के शीश महल में बैठ के देख रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं इस झील का और इस नदियों का। तो हमें तो उनका सम्मान करना चाहिए। हम खामखा उनकी बात लेके उनका विरोध, ये तो इन मुफ्तखोरों रेवड़ी खोरों से पूछना चाहिए। मैं तो हक से बोलता हूँ कि भाई मैं केजरीवाल के वोटर में नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। एक मीटिंग हुई थी विपक्षी एकता को लेकर के। उसमें फैसला किया गया कि मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मोदी को हराएंगे। हराना ही मकसद है या कुछ विजन है उनका? हम जनता से पूछेंगे और राय लेंगे कि क्या सच में एक साथ आने से क्या मोदी सरकार पे फर्क पड़ेगा। 2024 चुनाव को लेकर कुछ अंतर पैदा हुआ, क्योंकि लालू यादव दावा ठोक रहे हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें हमारी होगी, हम सरकार बनाएंगे। तो वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, उनकी तो सदस्यता चली गई है। तो केजरीवाल भी दावा ठोक रहे हैं अलग से। हम पूछेंगे जनता से कि क्या सच में ये विपक्षी एकता क्या असर कर पाएगा 2024 चुनाव पर, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए जानते हैं उनसे। पहले अपना नाम बताओ। ऋषिकेश शुक्ला। कहाँ से? यूपी से। पटना में एक मीटिंग हुई थी 23 जून को। उसमें फैसला किया गया कि एक साथ सारे दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को हराएंगे। क्या सच में हराना ही मकसद है या सच में लोकतंत्र खतरे में आ गया है? देखो, हराना तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सपना है और एक जुमला है जो ये हमेशा से देता है। जब से मैं 2019 में बीजेपी जीती उसके बाद से सुन रहा हूँ इन्होंने बहुत बड़ा अलायंस बना है, हम मोदी जी को मिल कर हरा देंगे। 4 साल हो गए, 5वां साल होने आ गया, अगले साल चुनाव है 2024 में, लेकिन अभी तक इनका एक चेहरा नहीं उभर के आया। इतना बड़ा अलायंस इन्होंने बना दिया, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका भी अभी तक इन्होंने फेस नहीं बताया कि हमें रिप्रेजेंट कौन करेगा। ये जो भी इन्होंने अलायंस बना के रखा है वो मोदी जी को हराने के लिए नहीं बनाया है। इन्होंने ये अलायंस इसीलिए बनाया कि पता चल सके कि किसकी पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है या किसकी पार्टी सबसे ज़्यादा नेतृत्व कर सकती है। वहाँ देखो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, नीतीश कुमार बोल रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, केसीआर बोल रहे हैं मैं बन जाऊँगा, स्टालिन बोल रहे हैं मैं बन जाऊँगा, ममता बोल रही है मैं बन जाऊँगा। तो इनका सिर्फ मैं वाला बकरी वाला पॉलिटिक्स चल रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जो इन्होंने अलायंस बनाया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी और देशद्रोही तत्वों को जोड़ा। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी की देखो भारत जोड़ने की यात्रा। दिल्ली से केजरीवाल जुड़ गए, बंगाल से ममता बनर्जी जुड़ गई, यूपी से अखिलेश यादव जुड़ गए, बिहार से नीतीश और लालू जुड़ गए, उसके बाद अपने साउथ से केसीआर जुड़ गए, स्टालिन जुड़ गए। तो जितने भी देश विरोधी तत्व है सब एक साथ जुड़ के खड़े हो गए। तो इसको बोलते हैं भारत जोड़ना, जो दुश्मन को जोड़ दे। अभी कल परसों तक यही लोग एक दूसरे को गाली देते थे भर के पानी पी के कि तू करप्ट है, तू भ्रष्ट है, तू करप्ट है, तू भ्रष्ट है, और आज एक साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े एक दूसरे के गोदी में बैठे हैं। तो ये है भारत जोड़ना। और बाकी मोदी जी ने इतना ज़्यादा काम कर दिया ना कि ये चाह के भी मोदी जी का विरोध नहीं कर सकते। अभी यूसीसी की बात चली थी, एट लास्ट क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल जी मुड़ के वापस चले गए। उन्होंने बोला कि मैं यूसीसी का समर्थन करूंगा, बस एक बार ड्राफ्ट दिखा दो। वही सेम चीज़
वही सेम चीज़ नवीन पटनायक ने भी बोला, वही सेम चीज़ मायावती ने भी बोला। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ये भारत जोड़ो जो इन्होंने जो भी बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी अलायंस बनाई है ना, वो अलायंस ये नहीं है कि कि हम लोग मिल के एक साथ एक एकता बना के हरा देंगे। ये अलायंस ये है कि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, और यही जो पार्टी करके एक करके खिसकते चले जाएंगे। लास्ट में बचेगा कौन? नीतीश कुमार, जो ये पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, जो अलायंस बनवा रहा है सबसे। लास्ट में यही पकड़ के कहीं कमल पे पकड़ के तैरने लगेगा, कभी लालटेन पकड़ के झूल जाएगा, और लास्ट में क्या होगा? वो जिस पे झूल रहा है ना, वो रस्सी टूट के गिरेगी, या ना घर के बचेंगे ना घाट के। एक सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं देश भर में, किसी की सुन नहीं रहे। क्या सच में ऐसा कुछ है सच्चाई? अच्छा, मतलब चलो भारत में तो तानाशाही कर रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी वाले प्रधानमंत्री इनके पैर क्यों छूते हैं मोदी जी के? वहाँ भी तानाशाही कर दी, या वहाँ भी बीजेपी आरएसएस की राजनीति चल रही है। उसके बाद आप चलो पापुआ न्यू गिनी छोड़ दो, पूरे विश्व का सुपर पावर है अमेरिका, वहाँ के सबसे मजबूत राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो तक बोलते हैं कि मैं मोदी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। वहाँ भी बीजेपी ने तानाशाही कर दी। पूरे विश्व के सबसे अमीर सबसे शक्तिशाली आदमी है एलोन मस्क, उन्होंने तक ने बोला मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। इसका मतलब वहाँ भी तानाशाही हो गई। ऑस्ट्रेलिया के ये प्रधानमंत्री बोलते हैं मोदी जी इज़ द बॉस, वहाँ भी तानाशाही हो गई। मतलब भारत में छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ के पूरे विश्व में मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तो अगर ऐसी तानाशाही में भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें पे पहुँच जा रहा है ना, तो मैं चाहूँगा ऐसी तानाशाही 2075 तक बनी रहे। 2075 तक? बिल्कुल। एक सवाल है कि आरएसएस से देश को चलाया जा रहा है, मनुस्मृति देश का अगला संविधान होगा, ये भी आरोप लग रहा है बीजेपी पर। क्या कहना? तो मनुस्मृति अगर देश का संविधान, वैसे भी तो बहुत सारी चीज़ें मनुस्मृति से ली गई है अपने संविधान में, क्या गलत है उसमें? एकता तो मनुस्मृति सिखाती है ना। उसके बाद मर्द और औरत में भेदभाव, ये समानता भी तो मनुस्मृति सिखाती है। गाय गोरू पशु पक्षी, उसके बाद पेड़ रुख, हर चीज़ का सम्मान करना, हर चीज़ की पूजा करना, वो भी तो हमें मनुस्मृति ने सिखाया। तो अगर मनुस्मृति हमें शांति का संदेश दे रही है, तो उसमें किसको समस्या होनी चाहिए? एटलीस्ट हमारा धर्म या हमारी मनुस्मृति ये तो नहीं बताती है कि हमारा एक भगवान छोड़ के बाकी सब भगवान निठल्ले हैं। लालू यादव बोलते हैं भेदभाव बढ़ गया है, दलितों और आदिवासियों के साथ बर्ताव बुरा हो रहा है। दलित और आदिवासियों के साथ यही लोग हैं ना। जब द्रौपदी मुर्मू आदिवासी को नरेंद्र मोदी जी ने एज ए राष्ट्रपति रिप्रेजेंट चुना, तो अगर ये इतना ही इनके लिए आदिवासियों का सम्मान था, तो मत उतारते यशवंत सिन्हा को, क्यों उतार के उनके सामने खड़ा कर दी इंसल्ट। उसके बाद एविल फिलोसॉफी, मोदी की चमची, पता नहीं क्या क्या, पापी गुड़िया, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें द्रौपदी मुर्मू जी को बोल दी। उसके बाद राष्ट्रपत्नी भी बोला गया था। तब कहाँ चला गया था इनका आदिवासी का सम्मान? अगर इतना ही इनको दर्द होता है, तो जब साक्षी और श्रद्धा का मर्डर होता है तब ये क्यों नहीं बोलते हैं? मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया एक बंदे ने, तब तो ये सब ने बोल दिया, जबकि हम सब भी बोल रहे हैं कि वो बहुत गलत कृत्य है, ऐसे लोग आतंकवादियों की श्रेणी में आते हैं, हम बोल रहे हैं ना। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बोला? इन्होंने तो, और जब साक्षी मरी, जब श्रद्धा मरी, तो क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक विशेष धर्म के लोगों ने उनका मर्डर किया था। तो ये भेदभाव तो लोगों को समझ में आ रहा है ना। एक सवाल उठ रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से 19 से, मुस्लिमों के साथ ज़्यादा बर्ताव किया जा रहा है बुरा, और मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई ज़्यादा होता है, बस हिंदुत्व की बात हो रही है मोदी सरकार में। हिंदुत्व से किसको दिक्कत है? आप मुस्लिमों को दिक्कत है, वो बोलते हैं हमारे लिए कुछ काम ही नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। फ्रांस 25 साल पहले मोहब्बत की दुकान खोली थी, सारे शरणार्थी जो है भर गए थे। आज देखो मोहब्बत की दुकान का क्या हाल हो गया है, जल गया पूरा फ्रांस जल गया। पोलैंड ने नहीं खोली थी मोहब्बत की दुकान, स्लोवाकिया ने मोहब्बत की दुकान नहीं खोली थी, भूटान ने नहीं खोली थी, चीन ने अभी तक नहीं खोली है। ये पांचों देश देख लो, आज वहाँ पे अगर एक पत्थरबाजी की घटना हुई हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपके चैनल पे माफ़ी मांगूंगा। जिस देश ने इनके मोहब्बत की दुकान खोली, इनके लिए अपने दरवाजे खेले, वहाँ देख लीजिए आप कम्युनल वायलेंस। हमारे भारत में भी मोहब्बत की दुकान खोली थी, मुगल आए थे, क्या हुआ? नालंदा जल गई। फ्रांस में आप हाल देख ही रहे हो, यहाँ पे गोधरा जैसा कांड हो रहा था, वही सेम चीज़ आज फ्रांस में हो रहा है। स्वीडन जल रहा है, नॉर्वे जल रहा है, डेनमार्क जल रहा है, स्विट्ज़रलैंड जल रहा है, फ्रांस जल रहा है। ऐसे तमाम देश जल रहे हैं जिसने इन शांति दूतों को अपने देश में शरण दी थी। पोलैंड ने नहीं दी थी, पोलैंड आज इन्हीं सब देशों को चिढ़ा रहा है, स्लोवाकिया चिढ़ा रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व जब तक जिंदा है ना, तभी सब लोग शांति से सांस ले पा रहे हैं। अगर हिंदुत्व खत्म हो गया तो ये जो शांति दूत है ना, वो हमें चारा बना के खा जाएंगे। भारत तो संविधान से चलने वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता हमारे ही संविधान ने बताई है ना, हमारे मनुस्मृति ने ही बताई थी ना, हमने तो अपना लिया। इतना ही इनके वजह से धर्मनिरपेक्ष होता देश, तो सऊदी में क्यों नहीं है सेक्युलरिज्म? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? बांग्लादेश में क्यों नहीं है? अफगानिस्तान में क्यों नहीं है? जहाँ भी इनकी मेजोरिटी है वहाँ क्यों चला जाता है सेक्युलरिज्म? वहाँ घास खाने चला जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यूसीसी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूसीसी आएगा। विरोध क्यों कर रहे हैं मुस्लिम? बोलते हैं कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्ड के खिलाफ है, हम इसे नहीं मानेंगे, हम विरोध करेंगे। मदनी भी यही बात बोल रहे हैं। देखो, एक
जो इनके वो होते हैं ना, जिसको बोलते हैं मामू जान चाचू जान, या जो भी इनके मौलाना मौलवी होता है, उनका एक ही थियोरी होता है, हमें एक मर्द जरूर है लेकिन हम 4 शादियां करेंगे। तो 4 से 5 बन गए, एक इंसान और 4 बीवियाँ, 5 हो गए। 5 से 75 बच्चे इन्होंने पैदा कर दिए, ठीक है ना। तो इस पर मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, मैं 5 और हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। मैं 5, हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते जी तो संभलता नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी चाहिए 72। तो इनकी यही कहानी है, और यही सब कहानियों को दूर करने के लिए हमें यूसीसी को लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब वर्तमान समय में आते हैं, अभी बरसात हो रही थी दिल्ली में, काफ़ी जल भराव हो गया दिल्ली में। जो वादे कर रहे थे कि 380 झील बना देंगे, दिल्ली को लंदन जैसी सड़कें बना देंगे, सारा वादा खोखला खोखला रह गया। कुछ बोलना चाहेंगे केजरीवाल? हाँ, खोखला रह गया। कौन से दुनिया में हो आप? राहुल इन्होंने तो बोला था कि मैं पेरिस बना दूंगा, पेरिस नहीं बनाया, लेकिन इटली का वेनिस जरूर बना दिया इन्होंने। आप देखिए हर तरफ नदियाँ बह रही है, आराम से उसमें लोग नाव में बैठ के आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। टूरिज़्म इससे ही बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इन्होंने, और झील बनाने की क्या बात करो, देखो सड़क पे 2-2 ट्रक घुस जाए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, उसमें पानी भरने की देर है। बरसात आएगी, वो गड्ढों में भी पानी भर जाएगा, फिर उसमें नाव तो नहीं चलेगी लेकिन गाड़ियां जरूर घुसेगी। तो कहीं ना कहीं जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने बोली, उस पर वो कहीं ना कहीं खड़े उतरे हैं। अब वो हमारी समझ का फेर है कि हम उसको अच्छे तरीके से ले रहे हैं या बुरे तरीके से। और वो जहाँ तक रहे उनकी बात, तो 52-55 करोड़ के शीश महल में बैठ के देख रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं इस झील का और इस नदियों का। तो हमें तो उनका सम्मान करना चाहिए। हम खामखा उनकी बात लेके उनका विरोध कर रहे हैं। कि विफल हो गए केजरीवाल सरकार 7-8 साल में दिल्ली को लंदन जैसे बनाने में? ये तो इन मुफ्तखोरों रेवड़ीखोरों से पूछना चाहिए। मैं तो हक से बोलता हूँ कि भाई मैं केजरीवाल के वोटर में नहीं आता। पंजाब में भी यही बोल के लाए थे कि हमने दिल्ली में फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। जैसे ही पंजाब का हाल देख लो, शिक्षा पानी बिजली भले फ्री ना हुई हो, लेकिन हर राज्य में ड्रग्स फ्री हो चुका है। जिसको भी वहाँ की सबसे ज़्यादा यूथ अगर कोई ड्रग्स ले रही है तो वो पंजाब की यूथ है। इतना ज़्यादा उन्होंने बर्बाद कर दिया। खालिस्तान का मूवमेंट देखो कितना तेज़ी से चला था। अगर शायद केंद्र अगर हस्तक्षेप नहीं करता तो आज अमरीपाल सिंह ले डूबा था पूरे पंजाब को। तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनी है वहाँ इनकी विफलता साक्षात नज़र आई है। इसीलिए इनको गुजरात ने नकार दिया, गोवा ने नकार दिया, उत्तराखंड ने नकार दिया, यूपी ने नकार दिया, और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं पंजाब भी इनको नकार देगा। दिल्ली में तो बहुत सारे रेवड़ीखोर है जिसकी वजह से इनकी सरकार बनी है। अगर दिल्ली में भी बदलाव धीरे धीरे, ये रेवड़ी लेने की इनकी परंपरा है वो कम हो जाए ना, तो दिल्ली से भी लात मार के केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या होने वाला है इनका? चुनाव तो छोड़ दो, वो दिल्ली में चुनाव होता है एमसीडी का, लेकिन इनके बैनर लगे होते हैं अंडमान निकोबार काला पानी तक। तो ये कुछ करे ना करे, लेकिन प्रोपोगेंडा और एजेंडा बहुत अच्छे से चलाते हैं, अपना प्रचार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मैं तो मध्य प्रदेश आ रहे हूँ ना, मध्य प्रदेश की जनता को एक संदेश देना चाहूँगा हाथ जोड़ के, जो ये अरविंद केजरीवाल का झाड़ू है ना, वही झाड़ू हाथ में लेके खड़े रहना, और जैसे तुम्हारे दरवाजे पे वोट मांगने आता ना, उसी झाड़ू से इसको मार के भगाओ। एक सवाल मेरा है, मेरे मन का सवाल है, 2024 में तो आप शायद मोदी चाहेंगे कि मोदी सरकार हो, लेकिन उसके बाद किसे देखना चाहेंगे बीजेपी से? देखो बीजेपी में तो कतारे लगे हुए हैं। 2024 में तो 110% मोदी जी आ रहे हैं। इनका बाप चाहे तो भी नहीं रोक सकता वो, क्योंकि वो संभावना नहीं है, संकल्प है, वो आने ही आने हैं। 2024 के बाद आएंगे सब। आप चाहे मुझे छोड़ दीजिए, आप चाहे जिससे भी पूछ लेंगे ना, वो यही बोलेगा कि योगी आदित्यनाथ का नाम, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश काफ़ी कट्टरवादी है, थोड़ा हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर कट्टरवाद से पत्थरबाजी बंद हो जा रही है, उसके बाद जो दंगाई है वो 72 हूर के पास पहुंच जा रहे हैं, शिक्षा मिल रही है, उसके बाद पूरे भारत में एग्जाम्पल सेट कर दिया यूपी ने। फ्रांस तक के लोग बोल रहे हैं कि हमें बाबा का बुलडोजर मॉडल चाहिए। तो अगर ये कट्टरवाद है तो क्या दिक्कत है? कट्टरवाद में अगर हमें विकास मिल रहा है तो हम उस कट्टरवाद को बिल्कुल अच्छे तरीके से, खुशहाल तरीके से स्वीकारते हैं। चाहे जिससे भी आप पूछ लोगे वो यही बोलेगा कि हमें योगी जी ही चाहिए एज अ प्रधानमंत्री। योगी जी के बाद बहुत सारी लंबी लिस्ट है, हेमंत बिस्व शर्मा है लाइन में, नरोत्तम मिश्रा है, कहीं ना कहीं अमित शाह जी की भी बारी आ सकती है। तो बहुत सारे योगी आदित्यनाथ पसंद है। बिल्कुल। चलिए, तो ये थी जनता की राय। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।